थैंक दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम गोलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए पर्व के साथ। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिन यानी 15 अगस्त हम सबके लिए एक बहुत ही इमोशनल ऐसा दिन होता है। हम सभी भारतीय, हमारा पूरा देश, और सिर्फ देश ही नहीं, पूरे दुनिया में जहां जहां भारतीय हैं वो बहुत उत्साह के साथ, वो बहुत जज्बे के साथ इस दिन को मनाते हैं। इस दिन हमारा देशभक्ति का जो जज्बा वो एकदम अपनी चरम सीमा पे होता है और हम सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस दिन हम एक चीज भूल जाते हैं और वो चीज ये है कि ये जो आजादी हमें मिली है इसके लिए बहुत बड़ी कीमत हमने चुकाई है। हमने नहीं, हमारे ये सभी क्रांतिकारियों को नहीं। लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है इस आजादी के लिए। करोड़ों लोगों ने अपना सब कुछ समर्पण किया है इस आजादी के लिए और तब जाके मिली है हमें ये आजादी। और ये वो लाखों लोग, ये करोड़ों लोग जिन्होंने अपना सब कुछ दिया, ये लाखों लोग जिन्होंने प्राणों की आहुति दी, ये जब उन्होंने किया तब उनके उनके भी कुछ सपने होंगे ना। उनके सपने हो गए इस स्वतंत्र भारत के लिए, इस आजाद भारत के लिए, कि हम ये सब कुछ कर रहे, वो इसलिए कर रहे कि हम एक दिन ये सब करना चाहते हैं हमारे देश के लिए, जो आज नहीं कर सकते। आज जहां अंग्रेजों का राज है, जहां हम गुलामगिरी में हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हमारे लोगों के लिए, हमारे पेड़ के लिए, हमारे इस पानी के लिए, हमारी इस मिट्टी के लिए, हमारे इस पहाड़ों के लिए। ये जो काम जो हमें आज नहीं कर सकते वो हम करेंगे। कब करेंगे? तो एक आजाद हिंदुस्तान में करेंगे। और बस यही सपने लेके शायद उन्होंने सब कुछ समर्पण किया होगा। ऊपर से उन्होंने सपना देखा होगा कि ये आजाद हिंदुस्तान हमारे बच्चों को देंगे, हमारे जनरेशन को देंगे और वो इस सपने को पूरा करेंगे। और उनके बच्चे अनेक कौन? उनके अगले जनरेशन अनेक कौन? तो हम। उनके जो सपने अगर पूरे करने हैं, इतना महान बलिदान, इतना सब कुछ देने, इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद जो सपने उनके थे, जिसके लिए उन्होंने सब कुछ किया, ये पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी हमारी तो है। हम ही तो है वो नेक्स्ट जनरेशन जिसके लिए उन्होंने सब कुछ किया। दोस्तों, आज अगर स्वामी विवेकानंद जैसे लोग, जिसे हम इतने प्रेरणा लेते हैं, जिनके इतने महान विचार है, अगर आज वो स्वतंत्र भारत में, आजाद हिंदुस्तान में जन्म लेते थे तो वो क्या करते थे? क्या करते थे अपने देश के लिए? क्या हम कर रहे? थोड़ा तो कर रहे इसके लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने इस देश को आजाद करने के लिए सब कुछ किया, सब कुछ समर्पण कर दिया। अगर कोई इनके हाथ में ये आजाद हिंदुस्तान देता तो ये नेताजी हमारे देश को कहां ले जाते, क्या करते इस हिंदुस्तान में, इस स्वतंत्र, इस आजाद हिंदुस्तान में? क्या हम वो सब कुछ कर रहे हैं? दोस्तों, आज की परिस्थिति ये है कि ये सभी सपने जो साकार कर सकते हैं, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जिनका हो सकता है, ये टैलेंट, ये पढ़े लिखे अच्छे लोग जो ये सपने साकार कर सकते हैं, अपने देश को एक्चुअल में सुजलाम सुफलाम कर सकते हैं, उनके सपने को साकार कर सकते हैं, वो सभी लोग आज देश छोड़ के जा रहे हैं बाहर के देशों में। इसलिए जा रहा है कि यहां बिजली नहीं है, यहां लाइट नहीं है, यहां पानी नहीं है, यहां सड़क नहीं है, यहां इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो नहीं है, उनके जो टैलेंट को शायद स्कोप मिलना चाहिए वो व्यवस्था यहां नहीं है, उनको ज्यादा पैसे वहां मिलते हैं, इसके लिए जा रहे हैं। जो सबसे अच्छे, यानी मेरा खुद का एग्जांपल है, मैं जिस इंस्टीट्यूट में, जिस कॉलेज में पढ़ा हूं, जहां से मैंने एमबीबीएस की है, मेडिकल का मेरा एजुकेशन किया है, वो भारत का सबसे अच्छे कॉलेजेस में से एक है। महाराष्ट्र में नंबर 1 है, भारत में 4थे स्थान पे है केईएम हॉस्पिटल मुंबई, जहां मैंने एमबीबीएस किया। और वहां एडमिशन लेने के लिए बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, सभी होनहार बच्चे बहुत मेहनत करने के बाद वहां उनका एडमिशन मिलता है। बहुत मेहनत करते हैं वो, तब जाके एमडी एमएस होते हैं। वहां जो उनको एक्सपोजर मिलता है, केईएम एक ऐसा हॉस्पिटल है मुंबई में जहां पूरे भारत के कोने कोने से पेशेंट्स आते हैं। तो इनके साथ वो काम करके, मेहनत करके वो बहुत सबसे अच्छे, बेस्ट ऐसे डॉक्टर बनते हैं।
या भारत का सबसे पहला जो हार्ट ट्रांसप्लांट था वो केईएम में हुआ, लिवर ट्रांसप्लांट केईएम में हुआ। ऐसे इंस्टीट्यूट से मैंने, और ऐसे हुनर जब डॉक्टर्स तैयार होते हैं, तो आज मेरी परिस्थिति यह है कि मेरे क्लास में, मेरे क्लासमेट में जितने भी डॉक्टर्स बने, आधे से ज्यादा डॉक्टर्स आज की तारीख में बाहर के देशों में, अमेरिका में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूके में है, यूरोप में है, और वहां जाके दे रहे हैं अपनी सेवा। यहां तक कि आईआईटी, आईआईएम, ये कितनी अच्छी संस्था है, कितनी महान संस्था है। और इस संस्था से जब आपको इतना अच्छा एजुकेशन मिलता है तो आपका परम कर्तव्य होना चाहिए ना, अपने देश को बेहतर करने का। क्या करते हैं हम लोग? आईआईटी बनने के बाद हम किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन होते हैं, उनकी सेवा करते हैं, नहीं तो बाहर जाते हैं, परदेश में जाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। आज कितने सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, कितने सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके बॉसेस हमारे भारतीय हैं, इतनी महान ऐसी कितनी बड़ी कंपनियां, इंस्टीट्यूशंस हैं कि जो भारतीय चला रहे हैं। इन भारतीयों की वजह से कंपनी इतनी बड़ी हुई। और इतना अच्छा एग्जांपल गूगल का है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई मदुरई से है। मदुरई के वहां के एक सामान्य एक स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद उन्होंने खड़गपुर में आईआईटी किया, और वो करने के बाद वो कहां चले गए? अमेरिका। टिपिकल स्टोरी। और वहां जाने के बाद उन्होंने गूगल जाने के बाद, और जब से वो गूगल के सीईओ बने हैं, आप देख रहे हैं कि गूगल कितना फास्ट ग्रो कर रहा है। तो आपके पास अगर इतना टैलेंट है, और अगर आप कहते हैं कि हमारे देश में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो कौन करेगा ये? किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है हमारे देश को बेहतर करने की? हमारी नहीं है जिम्मेदारी। किसकी जिम्मेदारी कि हमारा देश, अगर हमारे देश की अगर आर्थिक परिस्थिति आज आप देखोगे, तो आज हमारे देश, जब अंग्रेज आए थे तब दुनिया की सबसे विशाल ऐसी अर्थव्यवस्था थी। दुनिया की जितनी भी जीडीपी का निर्माण होता था, 30 से 40% जीडीपी हम बना रहे थे। जब अंग्रेजों ने किस तरह से हमें लूटा, हमने देखा। और जब ये देश छोड़ के चले गए, तो पहले तो उन्होंने देश के टुकड़े टुकड़े करके चले गए। उस दिन जो भारत का कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में, वो 4% था। 40 से 4% तक वो लेके आए। आज भी अगर देखोगे तो हमारे देश का जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है पूरी दुनिया में, वो 3.5-4% से कम है। हम बढ़ रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया का जीडीपी बढ़ रहा है। तो कौन लेगा जिम्मेदारी? किसकी है जिम्मेदारी कि हमारा वो देश जिसकी इतनी काबिलियत है कि हजारों सालों तक वो दुनिया की, ना कि सिर्फ पूरी दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी था, हर क्षेत्र में उसने दुनिया का नेतृत्व किया है। वो देश की जिसके भरोसे, जिसके सहारे, जिस रिसोर्सेस के सहारे देश दुनिया में सबसे महान ऐसा देश था, वो आज भी है ना मौजूद। आज भी वो मिट्टी है, आज भी वो पानी है, आज भी वो पर्वत है, सब कुछ है। तो सब कुछ अगर कुदरत ने अपने हाथों से हमें परोसा है, दिया है, कौन करेगा ये? किसकी जिम्मेदारी है ये? आजाद होने के बाद भारत सरकार ने क्या किया? तो आजाद होने के बाद भारत सरकार ने तो पहले एक कायदा कानून बनाया कि कोई फॉरेन की कंपनी यहां नहीं आएगी, कोई फॉरेन की कंपनी यहां बिजनेस नहीं करेगी। यहां जो कुछ बिजनेस होगा वो हमारे लोग करेंगे। जो कुछ व्यवस्था, प्रोडक्ट तैयार करने, सुविधा तैयार करनी है, वो हम लोग तैयार करेंगे बस। और बहुत ऑब्वियस है, ऐसा ही कानून कोई भी देश बनाता जो हमने बनाया, क्योंकि जिस अंग्रेजों के गुलामी में 300 साल हम लोगों ने निकाले, और एब्सोल्यूट उनकी जो पूरी सत्ता थी वो 150 साल थी। ये 300 साल उनको जो ये देश, जिस देश को उन्होंने गुलाम बनाया, ये किस लड़ाई भिड़ाई करके नहीं बनाया। ये कंपनी थी जो बिजनेस करने आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। आप अभी पूरे पढ़ाई करोगे, रिसर्च करोगे और लिखोगे कि इस देश में, भारत देश में आने वाली सबसे पहली मल्टीनेशनल कंपनी कौन सी, सबसे पहले कॉर्पोरेट कंपनी कौन सी, तो आपको नाम आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एक कंपनी थी जिस कंपनी ने हमको इतने सालों तक गुलाम बनाया और इतना हमें बर्बाद करके रख दिया। तो जाहिर है आजादी के बाद हमने वो कायदा ही बनाया कि कोई भी बाहर की कंपनी यहां बिजनेस नहीं करे, हम भारतीय, हम लोग ही बिजनेस करें। लेकिन फिर हुई एक परिस्थिति तैयार कि जिसमें हमारी सिचुएशन फाइनेंशियल बहुत कठिन हो गई। जैसे किसी परिवार में होता है कि अगर आपके पास पैसे ही ना बचे,
राशन के लिए पैसे ना बचे तो क्या करते हम? तो हम अपने घर का जो जेवर है वो गिरवी रखते हैं, पैसे लाते हैं, वो जो क्रिटिकल टाइम है उसको पहले हैंडल करते हैं और बाद में कंटिन्यूस अच्छे पैसे मिले, कंटिन्यूस अच्छा इनकम हो, इसके लिए काम करते हैं। वैसे किया सरकार ने, या हमारे देश का एक्चुअल जितना भी सोना था वो गिरवी रखा, वर्ल्ड बैंक, IMF उसके उनके यहाँ, वहां से पैसा लेके आए और फिर कंटिन्यूस उसको बेहतर करने के लिए फिर उन्होंने वो नई पॉलिसी 1991 में लाई। जो पॉलिसी थी जागतिकीकरण की, खासगीकरण की, उदारीकरण की, और शायद वो वक्त भी वैसा था। और फिर हमारे देश के दरवाजे हमने खोल दिए पूरी दुनिया की जितनी भी कंपनी थे उनकी, मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए। अभी ये हमारी इकोनॉमी को बेहतर करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था जो हमने लिया, जो जरूरत थी उस टाइम की। लेकिन जब बाहर की कंपनियों के लिए हमने अपने घर के दरवाजे खोल दिए तो इसका मतलब हमारे दरवाजे बाहर जाने के लिए भी हम अगर सक्षम हैं, अगर हम काम करते तो हमें हमारी भी अवसर नए चालू हो गए ना। अगर इस क्रिटिकल सिचुएशन में हम अगर मेहनत करें, अगर हम अपने आप को बेहतर करें तो हमें भी मौका, हमें भी अवसर प्राप्त हुए इस 1991 के बाद। क्योंकि हम भी अभी कहीं किसी भी देश में जाके अपना बिजनेस कर सकते थे, अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते थे, तो हमें भी अवसर मिला। क्या किया हमने 1991 के बाद? क्या हुआ? अभी देखिए हमारे सामने एग्जांपल है जापान का। हमारी जैसी कंडीशन थी 1991 में, उससे बहुत खराब कंडीशन जापान की थी जब उस देश में अणुबॉम्ब गिराया गया अमेरिका ने। हिरोशिमा नागासाकी 2 शहरों के ऊपर जो अनुभव हुआ, उसके बाद पूरी देश की इकोनॉमी बर्बाद हो गई थी। किसी के पास पैसे नहीं थे, ना देश के पास पैसे थे, ना किसी लोगों के पास पैसे थे, ना कोई प्रोडक्ट था, टेक्नोलॉजी थी, कुछ नहीं था। ऐसे कंडीशन में क्या किया? इस कठिन परिस्थिति का उन्होंने ऐसा डटकर सामना किया, इस संकट को उन्होंने अवसर में बदला। इतनी मेहनत की कि आगे के 20 साल के बाद जापान फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी दुनिया का बना। अमेरिका के बाद सबसे बड़ी इकोनॉमी कोई थी, अर्थव्यवस्था थी, तो वो जापान थी। आज भी हम कहते हैं ना, आज भी कहते हैं हम जापान के बारे में कि जापान में कहीं भी, यानी जापान में ऐसा कल्चर है, वर्क कल्चर है कि अगर कोई मर जाता है तो उसको श्रद्धांजलि करके वहां के लोग 2 घंटा ज्यादा काम करते हैं। कहां से आया कल्चर, कहां से आई ये सोच? क्योंकि उन्होंने इस परिस्थिति का इस तरह से मुकाबला किया कि अभी उनकी संस्कृति बन चुकी है कि बेहतर करना। और देखिए ना आज की परिस्थिति क्या है। आज हमारे मार्केट में ये जो टोयोटा कंपनी के सभी इतने प्रोडक्ट, इतना बिजनेस कर रहे हैं, ये और दुनिया में, यहां तो कर रही दुनिया में, ये जापान की है। हमारे देश में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी सुजुकी, ये जापान की है। 2 व्हीलर सबसे ज्यादा बेचने वाली होंडा कंपनी, ये जापान की है। सोनी जापान की है, फिलिप्स जापान की, इतनी बड़ी इकोनॉमी वो बन चुका है। हमने क्या किया 91 के बाद, जब हमें अवसर था, हम इस तरह से काम कर सकते थे जिस तरह जापान ने किया, लेकिन हम उस गुलामगिरी की मानसिकता से बाहर ही नहीं हुए। जैसा मैंने कहा कि हम यहाँ लोग हमें छोड़ के गए, ये अंग्रेज छोड़ के चले गए, तो हम वहां उनके देश में जा रहे हैं गुलामी करने के लिए। और वही है ना आज की परिस्थिति। आज की परिस्थिति कि आज हमारे सामने 10,000 ईस्ट इंडिया कंपनी है। आज हमारे देश में 10,000 ईस्ट इंडिया कंपनी है जो उसी तरह काम कर रही है, वैसे ही काम कर रही है जैसे अंग्रेजों ने किया, वैसे ही अपने देश से इतना फायदा उठा रही है जैसे अंग्रेजों ने किया। अभी अंग्रेजों को तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में थे, वो उनको सब पॉलिटिक्स वो सब कंट्रोल करना था। ये कंपनी को, इनको तो कुछ फर्क नहीं, इनको तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, उनको सिर्फ अपना धंधा करना है। कौन सी सरकार आए जाए उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हर सेक्टर में, हर जगह में आज ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही है। 91 के बाद जो काम हमने किया उसका ये परिणाम है कि आज हर जगह ईस्ट इंडिया कंपनी, 10,000 ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी है। और इसलिए आज की जो परिस्थिति है ना, इस परिस्थिति में हमें जो काम करना होगा रियल सेंस में, हर दिन वो इन्हीं क्रांतिकार को जैसे करना पड़ेगा। किसी एक दिन नहीं, हमेशा हर दिन रात करना पड़ेगा। ये जो हम बिजनेस का निर्माण कर रहे हैं ना, ये व्यवसाय का निर्माण कर रहे हैं, ये व्यवसाय निर्माण नहीं कर रहे हम अपने देश को आजाद कर रहे हैं। हम अपने देश को उस मकाम तक लेके जा रहे हैं जहां हमारा देश होना चाहिए। हम आजाद कर रहे हैं अपने देश को इस बाकी के ईस्ट इंडिया कंपनियों से। और ये हमारा लक्ष्य है कि हमें सिर्फ अपने देश को आजाद नहीं करना, हमें अपने देश को सिर्फ सबसे बड़ी इकोनॉमी नहीं बनानी,
तो हमारा इस बार लक्ष्य है कि हमें अपने देश को दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महान ऐसा राष्ट्र बनाना है।